अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इन्फोटेक्स। हम जगहों को जो नाम देते हैं वो नक्शे के लिए लेबल फराहम करने से ज्यादा काम करते हैं। एक नाम इस मानी की नुमाइंदगी करता है कि किसी जगह को किसी शख्स या ग्रोह की वजह से शोहरत हासिल हो। ये हमें याद रखने में मदद करता है कि ये कौन सी जगह है और वहाँ कौन रहता है और ये क्यों अहम है। ये किसी इलाके की तारीख की अहमियत की निशानदेही करता है। डेविल्स ब्रिज यानी शैतान के पुल, ये पूरे यूरोप में बेशुमार हैं। सिर्फ फ्रांस में तकरीबन 49 शैतान के पुल हैं और ये इटली, जर्मनी, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड और पूरी दुनिया में भी मिल सकते हैं। इनमें से कई पुल 1000 और 1600 ईस्वी के दरमियानी बरसों में बनाए गए और हर एक में शैतान से मुतालिक लोक कहानी या अफसाना है। जर्मनी का क्रॉमलर पार्क एक नाजुक मेहराब वाला शैतान का पुल है जिसे रेकोर्ड्सब्रुक के नाम से जाना जाता है, जिसे खास तौर पर एक दायरा बनाने के लिए बनाया गया था जब ये इसके नीचे पानियों में झलकता है। 1860 में मुकामी कस्बे के नाइट के जरिए शुरू किया गया रकूस्टी के पानियों में फैला हुआ पतला मेहराब तकरीबन मुख्तलिफ मुकामी पत्थरों से बनाया गया। पूरे यूरोप में इस तरह के बहुत से गैर यकीनी दौरों की तरह रकूट ब्रूक्स को शैतान का पुल कहा जाता है। तामीर से लगता है कि ये पुल इतने खतरनाक या मौजूदाना थे कि इन्हें किसी हलाई महलूक ने बनाया, लेकिन दर हकीकत ये पुल भी आसारे कदीमा के खंडरात की तरह लोगों के फानी हाथों से बनाया गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि इसके बनाने वाले इस पुल की खूबसूरती को इसकी अफादियत से कहीं ज्यादा अहमियत देते थे। ये क्रमलॉ पार्क में वाक़या है जो सक्सेनी का सबसे बड़ा पार्क है। ड्रेसडन से तकरीबन 120 किलोमीटर शमाल मगरिब में और जर्मन पोलिश सरहद के करीब रेकोर्ड्सब्रुक दुनिया के तमाम शैतान पुलों में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। इस पार्क को 19वीं सदी में क्रमलॉ की नाइट और फितरत से मोहब्बत करने वाले फ्रेडरिक हर्मन ने बनाया। ये 200 एकड़ चौड़ा है और खूबसूरत गोथिक फन्ने तामीर और यकीनन पूरे सरार शैतान के पुल के साथ खूबसूरत जमीन की तज़ईन पर मुश्तमिल है। दूसरे शैतान के पुलों की बरक्स क्रमलॉ पार्क में ये पुल 1860 की दहाई का है। फन्ने तमीर के इस शाहकार से कई दास्तानें मंसूब हैं। इनमें से एक ये है कि इस पुल तैयार करने वाले मेमार ने खुद शैतान के साथ एक मुआहदा किया कि वो एक मुनफरिद पुल बनाना चाहता है। बदले में शैतान ने पहले ही शख्स की रूह कब्ज करने का मुतालबा किया जो इस पुल को अबूर करेगा, लेकिन शैतान को पीछे छोड़ने के मकसद से मेमार ने एक कुत्ते को नए बने हुए पुल को अबूर करने भेजा। लेकिन वहीं एक और लेजेंड के मुताबिक मेमार अपने लफ्ज पर सच्चा रहा और इसने सबसे पहले खुद को पुल पर चलाया। रेकॉर्ड्सब्रुक से मुतालिक एक और अफसाना है कि अगर कोई शख्स पूरे चांद के वक्त तान के पुल के नीचे कश्ती में सवार होता है, इसके अंदर अपनी सूफियाना सलाहियतों का पर्दा चाक हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप एक तरफ देखेंगे तो शैतान का चेहरा नजर आएगा और वहीं दूसरों का ख्याल है कि ये पुल दूसरी दुनिया का पोर्टल है। रेकोर्ड्सब्रुक के दोनों सिरों को कुदरती कालमों की तरह देखने के लिए बनाए गए पतले पत्थरों से सजाया गया जो जर्मनी में बहुत से मुकामात पर पाए जाते हैं। इसके अलावा पुल के घुमावों को एक कामिल दायरे के निस हिस्से के लिए डिजाइन किया गया ताकि जब पानी साकिन हो और रोशनी वाज़िया हो तो ये एक मुकम्मल पत्थर के दायरे का भरम पैदा करे। आज इस पुल को अब भी पार्क में देखा जा सकता है, लेकिन इसको महफूज रखने के लिए इसको अबूर करना मना है। अगस्त 2019 तक पुल ज़ेरे तमीर था और झील की नक्काशी हो चुकी थी, लेकिन मई 2021 में तामीराती काम मुकम्मल हो गए। यहाँ जाने से पहले आप जान लें कि मौसम हिज़ा के दौरान इस पुल का बेहतरीन दौरा किया जाता है जब पौधों ने पहले से ही हकीकी मंजर में हैरत का अंसर शामिल कर दिया होता है। ये पुल मशरकी जर्मनी के परमलाव पार्क में वाक़या है और यहाँ तक ड्राइविंग के जरिए बेहतरीन रसाई हासिल की जाती है, जबकि पुल को देखना खुश आइंद है। बहुत से लोग, बहुत सी कहानियाँ और एक जगह माजी के अकायद और लोगों की ताजीम के साथ आज मुकद्दस दास्तानें सुनाई जाती हैं। हर कबीले की अपनी ज़बानी तारीख थी और बहुत से मामलात में एक ही कबीले से 1000 तारीखें मौजूद हैं। बहुत सी कहानियों में मिलते जुलते अनासिर हैं और वो आज अमेरिकी हिंदुस्तानी सकाफत की रवायत और गुजरे हुए मोरहीन के काम के जरिए महफूज हैं। अगरचा दर्ज झैल कहानी माजी की पैदावार है, लेकिन जिन कबाइल से इनका ताल्लुक है वो हमारे हाल के सरगर्म रुकन है। इन कबाइल के लोग और अरकान हमारी जदीद कौमी बरादरी का हिस्सा हैं और टावर जैसी जगहों के साथ इनके रवाबित आज भी इतने ही अहम हैं जितने के इस मुकद्दस मुकाम की कौमी यादगार बनने से पहले नस्लों तक थे। ये जगह एक टावर है, एक हैरान कुन अर्जियाती खसूसियत जो इर्द गिर्द की ब्लैक हिल से बाहर निकलती है। ये शुमाली मैदानों में हिंदुस्तानियों और मुकामी लोगों के लिए मुकद्दस समझा जाता है। सैकड़ों मतवाजी दरारें इसे शुमाली अमेरिका के बेहतरीन इलाकों में से एक बनाती हैं। डेविल्स टावर हमें मजीद दरियाफ्त करने और कुदरती और सकाफती दुनिया में अपने मकाम की वजाहत करने के लिए आमादा करता है और ये 1906 में अपने मुल्क की पहली कौमी यादगार बन गई। ये एक शानदार पहाड़ की तरह लगता है, लेकिन ये दरअसल एक पिघली हुई चट्टान से बना जो दिलकश हिंसी कालमों में सख्त हो गया। ये साइट बहुत से मुकामी अमेरिकी कबाइल के लिए मुकद्दस है और इसके अफसानवी मयार की वजह से इसे साइंस फिक्शन फिल्म क्लोज इनकाउंटर्स ऑफ थर्ड काइंड में दिखाया गया है। ये अब भी मुकामी अमेरिकी तकरीबात के साथ रॉक चढ़ने और पैदल सफर करने के लिए एक मकबूल मुकाम है। जिस जगह को हम शैतान के टावर से जानते हैं, इसे हमेशा इस नाम से नहीं पुकारा जाता था। इस खित्ते में रहने वाले अमेरिकी हिंदुस्तानी कबाइल की तश्कील के लिए इनके अपने नाम है।
1855 से 1875 तक अमेरिकी ब्लैक हिल्स की तलाश के दौरान सबसे आम और वसी पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली जगह बियर्ड लॉज थी। मकामी अमेरिकियों के इस्तेमाल करदा नामों के दीगर अंग्रेजी तर्जुमे हैं, जिनमें ग्रे हॉर्न, बट ट्री रॉक और द प्लेस वेयर बियर्ड लिव्स। 1857 से 1901 तक ज्यादातर नक्शे इस इलाके को बियर्ड लॉज या बियर्ड्स लॉज के तौर पर निशानजदा करते हैं। नाम की तब्दीली इस मुद्दत के दौरान कर्नल रिचर्ड ऑरिंग डॉज की क़यादत में एक मुहिम के जरिए वापस लाई गई मालूमात के साथ हुई। इस मुहिम ने टावर का मुताला करने के लिए माहिर अर्जियात और नक्शा साफ हेनरी न्यूटन समेत एक छोटा सा दस्ता भेजा था। कोई और रिकॉर्ड इस बात की निशानदेही नहीं करता कि मुकामी अमेरिकी इस जगह को बुरी रूहों से मुंसलिक करते थे। ये शुबा है कि एक खराब तर्जमे ने मुर्दों को रीछ और बुरी रूह के अल्फाज के साथ उलझा दिया। दूसरों का ख्याल है कि कर्नल रिचर्ड ने जानबूझकर एक मुकामी साइट का नाम तब्दील कर दिया था। कार्टोग्राफर्स, माहिरीन अर्जियात और इल्मी बरादरी के दीगर अफराद ने कई सालों तक बियर्ड लॉज का इस्तेमाल जारी रखा। 1800 दहाई के आखिर मकानात और जायदाद के हकूक देने का जिम्मेदार जनरल लैंड ऑफिस ने एक फील्ड ऑफिस को मुस्तकबिल की यादगार के इर्द गिर्द जमीन के दावों के बारे में एक खत भेजा। ऐसा मालूम होता है कि एक अजीम कौमी अजूबा, जिसे मुकामी तौर पर डेविल्स टावर के नाम से जाना जाता है लेकिन जिसे तकनीकी तौर पर बियर्ड लॉज कहा जाता है, कयास आराई के मकासद के लिए खत्म हो रहा है। कर्नल रिचर्ड ने अपनी मुहिम के बारे में एक किताब शाया की जो बहुत मशहूर हुई। नया नाम डेविल्स टावर अवामी शऊर में दर्ज हो गया और इसे 1900 की दहाई के अवाइल में अपनाया गया। जोग्राफियाई नामों में अमेरिकी बोर्ड एक वफाकी एजेंसी है जो जगहों के नामों के इंतजाम के लिए जिम्मेदार है। 1890 में अपने कयाम के बाद से बीजीएन जगह के नामों को मलकियती ना बनाने की पॉलिसी का इस्तेमाल करता है। अगरचा कर्नल रिचर्ड ने इसे मलकियत के तौर पर लिखा था और बहुत से सफेद फार्म आबादकारों ने शैतान के टावर का जुमला इस्तेमाल किया था। इस जगह के सही नाम पर आज भी तनाजा मौजूद है। 2014 में डेविल्स टावर से बियर्ड लॉज का नाम तब्दील करने की दरख्वास्तें जमा कराई गई। शायद पार्क में आने वाले लोगों ने नाम तब्दील करने की तजवीज पेश की, लेकिन नेशनल पार्क सर्विस के पास किसी जगह का नाम तब्दील करने का इख्तियार नहीं। टावर के बारे में बहुत सी कहानियां अमेरिकी हिंदुस्तानी सकाफत से गुजरी हैं। अगरचा मकबूल सकाफत इन पर हरफात का लेबल लगाएगी, लेकिन ज्यादा मुनासिब इस्लाहात जुबानी तरीहें होंगी या बहुत से मामलात में मुकद्दस दास्तानें होंगी। इन कहानियों ने लोगों को टावर साइट से जोड़ने में मदद की। अरापाहू रीच की टप्पी पर एक अरापाहू लॉज ने डेरा डाला था। इस लॉज का बाप हेड लॉज था और इसके 7 बच्चे थे, 5 लड़के और 2 लड़कियां। दोनों लड़कियों ने आपस में ये इंतजाम कर रखा था कि जिसको बाइसन की आखिरी पसली की हड्डी मिले, इसे भाइयों की तरफ से सबसे ज्यादा इनाम मिलेगा। लड़के अक्सर दूसरे कबाइल के दौरे करते थे। काफी तलाश के बाद लड़कियों को बाइसन की एक आखिरी हड्डी मिली, लेकिन इसे उठाने पर वो रीच में बदल गई और अपनी बहन की कमर पर कुछ बड़ी हराशें डाल दी। बियर गर्ल ने अपनी बहन से कहा कि अगर तुम दूसरों को बताओगी तो कुत्ते चीखेंगे और मुझे इशारा मिल जाएगा कि तुमने बता दिया। लेकिन छोटी बहन ने फिर भी अपने भाइयों को बता दिया और जब उन्होंने कुत्तों की आवाजें सुनी तो वो डर गए और भागने लगे। बियर गर्ल इशारा सुनकर इनके पीछे भागी और जिस लड़की ने बताया इसके हाथ में एक गेंद थी जिसे इसने गिरा दिया और गलती से लात मार दी। गेंद बड़ी ऊंची चट्टान से जा लगी और बियर गर्ल गेंद को पकड़ने के लिए अपनी बहन के कंधे के ऊपर पहुंची और बड़ी चट्टान पर बहुत सी हराशें बनाई जो इसकी बहन पर गिरी और बहन का सीना टूट गया। ऊंची चट्टान की चोटी पर चढ़ गई और अपने घर वालों को बताया कि मशरिक में हीरे की शक्ल में 7 सितारे आएंगे। इसने कहा पहला सितारा एक तरफ से निकलेगा और वो दूसरे सितारों से ज्यादा रोशन होगा। पहला सितारा टूटे हुए सीने का एक सितारा कहलाएगा। इस वक्त अरापाहू इस बड़ी ऊंची चट्टान को रीच की टिपी कहते हैं। ये कहानी शर्मीन सीज ने सुनाई थी, जिसने इसे अपने वालिद स्वीट ओल्ड मैन से सीखा और ये 19 अगस्त 1932 को रिकॉर्ड किया गया था। चीनीज एक ग्रोह बियर्ड लॉज के दौरे पर गया था ताकि बहुत से दूसरे कबाइल की तरह इबादत की जा सके। खानदान और कबीले के तमाम अफराद आए क्योंकि बियर्ड लॉज एक मुकद्दस जगह की तौर पर जाना जाता था। वहाँ कई दिनों तक डेरे डालने के बाद एक चीनी बहादुर ने देखा कि इसकी बीवी थोड़े अरसे के लिए कैंप से दूर हो रही है। वक्त गुजरने के साथ साथ इसने देखा कि वो पहले से भी ज्यादा दूर जा चुकी थी। इस बहादुर को समझ नहीं आ रहा था कि इसकी बीवी को इनके लॉज से क्यों जाना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा एक अच्छा शिकारी होने के साथ साथ एक बहादुर जंगजू भी था और इसके पास हमेशा भैंस और हिरन का गोश्त होता था और इसने इनकी उम्दा खालें अच्छे कपड़े बनाने के लिए पेश की हुई थी। इसे शक हो रहा था कि इसके बैंड में कोई और बहादुर इसकी बीवी के साथ हो सकता है और वो ये जानने के लिए देखता रहा कि जब इसकी बीवी कैंप से निकली तो कौन सा आदमी गायब हुआ। लेकिन इसने देखा कि जब से इसकी बीवी गई तो यहाँ सब आदमी मौजूद थे, इनमें से कोई भी लापता नहीं हुआ। इस शख्स ने यह भी देखा कि इसकी बीवी के कंधों पर जिल्द है जो इसने कैंप में आने से पहले नहीं पहनी हुई थी। जब वो मामूल से ज्यादा देर तक चली गई तो वो इसका इंतजार करने लगा। वापसी पर इसने इससे पूछा कि वो कहाँ रही थी और कैंप से बाहर इतना वक्त कहाँ गुजार के आई, लेकिन इसकी बीवी इसके किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। तब वो शख्स पागल हो गया और इसने इसके कंधों से खाल फाड़ दी और देखा कि इस पर हराशें पड़ी हुई थी। इसने मुतालबा किया कि वो इसे बताए कि किस आदमी ने इसके साथ जुल्म किया है। तो अपने शोहर के बर्ताव से खौफजदा होकर इसने बताया कि इसे एक बहुत बड़े रीछ ने अपनी तरफ मुतवज्जा किया है जो बड़ी चट्टान पर रहता है।
جب وہ پھل جمع کر رہی تھی تو وہ اس پر مسحور ہو گیا اور کیمپ کی حفاظت کے خوف سے وہ اس ریچھ کے گلے لگ گئی جس نے اس کے کندھوں پر خراشیاں ڈال دی۔ پھر جنگجو نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اسے ریچھ کے پاس لے جائے تاکہ وہ اسے مار سکیں۔ جب انہوں نے ریچھ کو پایا تو آدمی ڈر گیا کیونکہ ریچھ بہت بڑا تھا۔ ریچھ نے عورت کو اپنے پنجے سے تھپڑ مار کر ریچھ میں بدل دیا۔ وہ آدمی اپنے کیمپ کی طرف بھاگا تاکہ اپنی ٹیم کو یہاں لا سکے اور مل کر ریچھ کو مار سکیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ریچھ اپنے پچھلے پاؤں دروازے میں چھوڑ کر ایک غار میں داخل ہوا۔ ریچھ کے پاؤں اتنے بڑے تھے کہ کوئی ان سے آگے نہیں نکل سکتا تھا۔ وہ اسے مارنے کے لیے ریچھ کے اتنے قریب نہیں جا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اسے باہر آنے سے پہلے ہی اس کے پاؤں پر گولی مار دی۔ لیکن جب ریچھ باہر آیا تو وہ اتنا بڑا تھا کہ تمام جنگجو ڈر گئے اور ایک بڑی چٹان پر چڑھ گئے۔ یہ لوگ اتنے خوفزدہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے خود کو بچانے کے لیے دعا کی۔ ان کی دعا کے جواب میں چٹان زمین سے باہر نکلنے لگی اور جب رکی تو بہت اونچی تھی۔ تبھی ریچھ نے مردوں پر چھلانگ لگائی اور انہوں نے ریچھ کو گولی مار کر مار ڈالا۔ جب ریچھ پیچھے کی طرف گرا اور بڑی چٹان کو دھکیل دیا تو بڑی چٹان جھک گئی۔ اس کے بعد ریچھ والی عورت نے اس بڑی چٹان کو اپنا گھر بنا لیا، اس لیے چینی اسے بیئرڈ لاش کہتے ہیں۔ یہ افسانہ ڈک سٹون کو ینگ برڈ نامی ایک چینی نے بتایا تھا۔ یہ سب کچھ سننے اور دیکھنے میں بہت خوفناک۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تو اگر آپ نے اپنے اس تجسس کو پرسکون کیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔